हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल अगर हम देखेंगे, थोड़ा अलग तरीके का बिजनेस मॉडल हमें ये कंपनी का नजर आता है। ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे, किचन अप्लायंसेज हो गया, होम अप्लायंसेज हो गया, फिर उसके अलावा जो मोबाइल फोन वगैरह होते हैं जैसे वीवो का फोन हो गया, सैमसंग का फोन हो गया, क्रॉम्पटन का, इन सबके जो इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। जैसे हेवेल्स के पंखे वगैरह हो गए, उसके अलावा वर्लपूल के जो वॉशिंग मशीन वगैरह होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है वो ये कंपनी उसके अंदर हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा अलग बिजनेस मॉडल कंपनी का, इसलिए क्योंकि ये मेन, अगर हम कंपनी के मेन फोकस की अगर हम बात करेंगे तो सेमी अर्बन एरियाज और जो रूरल एरियाज है वहाँ पे, यानी कि गांव वगैरह या फिर जो नॉर्मली जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक गुड की जो शॉप वगैरह नहीं होती है, तो वहाँ पे ये कंपनी कैटर करने की ट्राई करती है। यानी कि जहाँ पे जो एडवांस प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आपको कोई अच्छा माउस वगैरह चाहिए तो अगर किसी गाँव वगैरह में अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का में काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे कंपनी जाके देखती है कि वहाँ पे कौन कौन सी डिमांड है, तो वहाँ पे कंपनी थोड़ी मार्केटिंग वगैरह भी कंपनी करती है। उसके अलावा वहाँ के जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी आप कोई मोबाइल शॉप वगैरह या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे कंपनी का आदमी आपको दिखेगा, तो वैसे ही अपने कंपनी के आदमी को भी वहाँ पे बिठा के रखते हैं। तो वहाँ पे उनका जैसे फीडबैक वगैरह आता है तो उसके हिसाब से ये कंपनी ऑर्डर प्लेस वगैरह करती है। फिर उसके बाद में ये जो शॉप वगैरह होती है ये उनको फिर ये सेल करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एनबीएफसी फर्म्स वगैरह तो उनके साथ में भी यहाँ पे कंपनी ने अभी कोलैबोरेशन किया है। तो यानी कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ईएमआई पे फोन वगैरह लेना चाहते हैं, यानी कि उनके पास एक बार के लिए डायरेक्ट पैसा देने के लिए नहीं है लेकिन वो ईएमआई पे ले सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ईएमआई की सर्विसेज भी कंपनी ने स्टार्ट की। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोलैबोरेशन किया है तो वहाँ पे डेफिनेटली जितना ज़्यादा ईएमआई वहाँ पे होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी को भी बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी लगभग 19 वेयर हाउसेज ये कंपनी में अभी ऑपरेट करती हुई नजर आती है और लगभग 16 स्टेट के नाम में अभी कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और ये कंपनी के अगर एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 49 टोटल एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके अंदर जो कंपनी के मैनेजर्स वगैरह वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूडेड नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वही डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट। तो देखिए डेफिनेटली ये जो कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मली ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, यहाँ पे काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नजर आती है। क्योंकि कभी कभी अगर आप डेफिनेटली अगर ये कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे जो कैश का रोटेशन होता है वो काफी कम हो जाता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात हमें ये बिजनेस के अंदर नजर आती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली एक वर्किंग कैपिटल की वजह से यहाँ पे कंपनी का हमें यहाँ पे आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को और जो नए वेयर हाउसेज यहाँ पे कंपनी को ओपन करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे जो खर्चा लगेगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नीतेश अग्रवाल कंपनी के हमें कमाई प्रमोटर नजर आते हैं। उसके अलावा रिंटू अग्रवाल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 108 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 2 करोड़ 27 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। तो यानी कि अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे 255 करोड़ के रेवेन्यू पे यहाँ पे कंपनी ने 4 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। तो 2021 के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। और 2023 में अगर हम देखेंगे तो 346 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू पे यहाँ पे कंपनी ने अराउंड 5 करोड़ के लगभग यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे अराउंड 90 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% से हमें ग्रोथ आती हुई नजर आई है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे 177 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे 6 महीने का नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो यहाँ पे 360 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी यहाँ पे हमें स्लो डाउन कंपनी के रेवेन्यू में आता हुआ नजर आया है। लेकिन इसको अगर हम अलग अंदाजे से अगर हम देखेंगे तो देखिए मेन अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर था वो ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक फेस्टिव क्वार्टर रहता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा सेल हमें होती हुई नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको एनुअलाइज वे में हम यहाँ पे ये नंबर को नहीं देख सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात
करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 2 करोड़ 27 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे 6 महीने में अराउंड 3 करोड़ 93 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग ये साल में कंपनी का 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ का नंबर में कंपनी का काफी अच्छा नजर आता है। हाँ, यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट आपको ये लगेगा कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर है वो यहाँ पर आपको काफी कम लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करने का काम करती है, यानी कि आगे से प्रोडक्ट लेती है फिर उसको आगे उनको बेचने का काम करती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हाथ में नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतने जो बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे भी यहाँ पे फोन हमें मिलता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्जिन बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे कंपनी का हमें ग्रोथ हुआ नजर नहीं आएगा। भले यहाँ पे कंपनी 1000 करोड़ की सेल करे या 2000 करोड़ की, हाँ यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर यहाँ पे कंपनी करेगी, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी 10 करोड़ के फोन या फिर अगर कंपनी ऑर्डर करती है, अगर वो 10 करोड़ के फोन अगर कंपनी के 2 दिन में अगर बिक जाते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी का आरओई हमें डिसाइड होता हुआ नजर आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी जो माल ले रही है वो जितना जल्दी खाली होगा और उसके बाद में जब वो नया माल आएगा वो भी जितना जल्दी खाली होगा, उसके हिसाब से ये कंपनी का आरओई हमें दिखता बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 54 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 21 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 7 या 7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में एनएससी के प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 2 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 80 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और 6 महीने की अर्निंग के हिसाब से हमें ये लगता है कि ये साल लगभग 8 करोड़ के लगभग की अर्निंग्स यहाँ पे कंपनी की हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे वैल्यूएशन वाइज कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली, और अगर हम देखेंगे हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ है तो ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि भली हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ अगर मार्केट में मंदी अगर है, अगर बाई चांस अगर निफ्टी ऊपर से 4-5% अगर लुढ़क जाएगा तो वहाँ पे भली हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ या फिर कोई भी आईपीओ यहाँ पे डेफिनेटली उसको वहाँ पे नेगेटिव ही लिस्टिंग होनी है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे अच्छा नजर आता है। एक बार के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जितने भी जो लिस्टिंग गेन वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ये आईपीओस का हमें अवॉइड करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका 1-1.5 महीने का भी अगर आप नजरिए के हिसाब से अगर आप आईपीओ को अप्लाई करते हो, यानी कि अगर आप आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो तो पहले तो आपको ये देखना है कि अगर ये 28 तारीख को आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आएगा, तो अगर आप बाई चांस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो बाई चांस अगर थोड़ी ऊंची नीच होती है तो क्या 1-2 महीने के लिए भी आप कम से कम होल्ड कर सकते हो या नहीं, तो ये आपको अपना पूछना है। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, तो ऐसे मार्केट में डेफिनेटली आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको अलॉटमेंट आ जाती है और वहां पर अगर नीचे खुल जाता है, अगर एक बार के लिए मान के चलिए नीचे खुल गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको बेच पाओगे नहीं बेच पाओगे, वही सबसे बड़ा दिक्कत हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर बाई चांस अगर यहाँ पे निफ्टी अगर 1000 पॉइंट अगर लुढ़क जाता है तो वहां पे डेफिनेटली आपको कोई लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ठीक है एक बार के लिए 10% का लॉस ही है, लेकिन कई की सिचुएशन में तो ऐसा होता है कि लिक्विडिटी नहीं मिलती है। अगर आप देखोगे एक एमवी के एग्रो करके एक कंपनी आई थी, 120 रुपए के लगभग उन्होंने शेयर दिए थे, अभी 60 रुपए के नीचे वो स्टॉक में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 15 से 20 दिन में पैसे आधे हो गए। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इसलिए मेरे को ऑल ओवर कंपनी यहाँ पे अच्छी नजर आती है, मेरे को इंटरेस्टिंग नजर आती है। मैं थोड़ा अगर मेरे पास अगर क्योंकि इसी टाइम पे एक मेन बोर्ड आईपीओ पे अगर मेरे पास थोड़ी लिक्विडिटी रहेगी तो मैं एक बार के लिए 1.5 से 2 महीने के व्यू के हिसाब से मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जो लिस्टिंग गेन वाली पब्लिक है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो उसकी वजह से जो पैनिक सेलिंग हमें लिस्टिंग के दिन देखने को मिलती है तो वो भी हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। उस हिसाब से आपको इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।